डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अल्पना जौहरी आज आपको रेस्पिरेशन से संबंधित प्रैक्टिकल के बारे में जानकारी देंगे। रेस्पिरेशन क्या है? Respiration is a process in which complex food is broken down into simple substances like CO2 and H2O by an oxidative process. In this process, energy is released. जिसे श्वसन कहते हैं। जिसे रेस्पिरेशन में जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है सिंपल सब्सटेंसेस में टूट जाता है, जैसे ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में टूट जाएगा और इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है। या हम दूसरी तरीके से ऐसे भी कह सकते हैं कि इट इज एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ सेल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन ऑफ एयर एंड आर ब्रोकन डाउन इनटू CO2 एंड H2। आप देख रहे हैं ग्लूकोज C6H12O6, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है जिससे CO2 और वाटर बनते हैं, साथ ही एनर्जी रिलीज होती है। तो प्रैक्टिकल के लिए हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है? टू कंपेयर द रेस्पिरेटरी क्वेश्चन ऑफ वेरियस सबस्ट्रेट्स विद द हेल्प ऑफ गेनोंग्स रेस्पायरोमीटर, यानी गेनोंग रेस्पायरोमीटर की सहायता से विभिन्न पदार्थों के श्वसन गुणांक की तुलना करना। अब ये श्वसन गुणांक होता क्या है, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन होता क्या है? दिस इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गिवन आउट and volume of oxygen taken in during respiration is called respiratory quotient। तो रेस्पिरेशन जब प्रोसेस होता है उस समय जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, बाहर निकलती है, उसका वॉल्यूम और जो ऑक्सीजन अंदर जाती है उसके वॉल्यूम के रेशियो को रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट कहा जाता है। और ये RQ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट पर डिपेंड करता है। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या है? यानी ये कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है, फैट्स भी हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, ऑर्गेनिक एसिड भी हो सकता है। तो RQ के लिए ये फॉर्मूला है, रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेटेड या रिलीज्ड अपॉन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड। यहाँ आप देख रहे हैं गेनोंग्स रेस्पायरोमीटर दिखाया गया है। गेनोंग्स रेस्पायरोमीटर एक एपरेटस है जिसमें आप देख रहे हैं कि एक बल्ब है जिसके नीचे की तरफ एक छोटा सा बल्ब और है। इसके साथ ग्रेजुएटेड ट्यूब है जिस पर स्केल दिखाई दे रहा है आपको। इसके साथ ही एक दूसरी ग्लास ट्यूब है और ये दोनों ट्यूब्स, ग्लास ट्यूब्स एक रबर ट्यूब से आपस में जुड़ी हुई हैं। इस एपरेटस को एक स्टैंड से लगा दिया जाता है। इसमें जो बल्ब होता है उसके ऊपर एक स्टॉपर दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ आप देख रहे हैं कि स्टॉपर में भी एक छेद है और ये वॉल्व है इसका बल्ब के ऊपर, इसमें भी एक छेद है। तो जब दोनों छेद आमने सामने हो जाते हैं तो एयर पास होगी बल्ब के अंदर। जब स्टॉपर को घुमाते हैं तो बल्ब में एयर जाना बंद हो जाएगी। तो इस कारण से ये होल इसमें दिखाया गया है। इस रेस्पायरोमीटर को यूज किया जाता है RQ के एक्सपेरिमेंट के लिए। सबसे पहले रेस्पायरोमीटर का वॉल्व खोल करके स्टॉपर खोल देंगे और उसमें कुछ ड्रॉप्स पानी की डालेंगे ताकि वो नीचे छोटे बल्ब में चली जाएं। और इसके ऊपर हम भीगी हुई कॉटन रखते हैं या फिल्टर पेपर का छोटा सा टुकड़ा रख देते हैं तो ताकि नमी बनी रहे। उसके बाद हम जर्मिनेटिंग सीड्स डालेंगे या जो भी हमारा सबस्ट्रेट है जिसका हमें RQ निकालना है वो उसके ऊपर डाला जाता है। अब जो दूसरी ट्यूब है ये लेवलिंग ट्यूब कहलाती है। लेवल इससे बराबर करते हैं इसमें। तो जो लेवलिंग ट्यूब है यहाँ से हम डालते हैं सैलाइन वाटर। इसमें मरकरी डाला हुआ है, हम मरकरी भी डाल सकते हैं लेकिन लैब में हम सैलाइन वाटर, नमक का पानी डालते हैं इसके अंदर। स्टैंड पर लगाकर इस तरीके से एडजस्ट कर देते हैं कि दोनों ट्यूब्स में जो सैलाइन वाटर का लेवल है बिल्कुल बराबर आ जाए। सैलाइन वाटर क्यों यूज करते हैं? सैलाइन वाटर ऑक्सीजन या CO2 को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, तो इसके अंदर जो भी ऑक्सीजन है वो उतनी ही रहेगी या जो भी कार्बन डाइऑक्साइड निकली है वो इसके द्वारा एब्जॉर्ब नहीं की जा सकती। या तो मरकरी है या सैलाइन वाटर है, इसके द्वारा एब्जॉर्ब नहीं करी जाएगी। तो जब हमने सीड्स रख दिए उसके बाद हम इसको स्टॉपर को लगाते हैं और थोड़ी देर के लिए जो होल है खुला रहता है ताकि एयर अंदर पूरी आ जाए। सैलाइन वाटर भरने के बाद फिर हम इसका जो स्टॉपर है उसको घुमा देते हैं। इससे क्या होगा, होल बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये पूरा एपरेटस गेनोंग्स रेस्पायरोमीटर है और इसको किस तरीके से हमें यूज करना है RQ निकालने के लिए।
तो जैसे ही एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्रेजुएटेड ट्यूब में जो लेवल 1 है सैलाइन वाटर का, उसको नोट कर लेते हैं। उसके बाद 3-4 घंटे बाद जब एक्सपेरिमेंट होता रहता है, इसमें रेस्पिरेशन होगा, यहाँ ये बंद है स्टॉपर, रेस्पिरेशन होगा, यहाँ पर एयर जो भरी हुई है उसमें जो सबस्ट्रेट है वो ऑक्सीजन को यूज करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा। तो जो सैलाइन वाटर का लेवल है वो चेंज होता है कि नहीं होता है, कितना होता है, ये सब हम नोट करते हैं। तो जैसा भी सबस्ट्रेट होता है उसके आधार पर अभी हम आपको बताएंगे कि क्या इसमें चेंजेस आते हैं। तो हम फर्स्ट लेवल नोट कर लेते हैं, उसके बाद हम 3-4 घंटे बाद L2 लेवल 2 नोट कर लेते हैं और फिर हम KOH डालते हैं। KOH क्यों डालते हैं, कास्टिक पोटाश हम डालते हैं तो KOH CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जैसे ही हम इधर से कास्टिक पोटाश डालेंगे तो जितनी भी इसमें CO2 होगी उसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है। इसकी डिटेल समझने के लिए कुछ हम जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनके बारे में देखेंगे कि कैसे जब सबस्ट्रेट कार्बोहाइड्रेट है तब क्या होगा, फैट या प्रोटीन है तब क्या होगा, ऑर्गेनिक एसिड्स हैं तब क्या रिएक्शन होती हैं। तो सबसे पहला है, अगर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कार्बोहाइड्रेट है, मान लीजिए हमने व्हीट, मेज, गेहूं या मक्का रखा है बल्ब के अंदर, तो उस केस में रिएक्शन क्या होगी। उस केस में आप देखिए कि क्या होता है, ग्लूकोज है C6H12O6, एयर बल्ब के अंदर प्रेजेंट है, तो रिएक्शन आपको मालूम ही होगी, रेस्पिरेशन में C6H12O6 ग्लूकोज प्लस 6O2 इज इक्वल टू 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी। तो यहाँ पर अगर हम RQ निकालेंगे ग्लूकोज का, तो जैसा कि आपको बताया था रेस्पिरेटरी क्वेश्चन में क्या है, CO2/O2। जब कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है 6 मॉलिक्यूल्स और इसी तरीके से जो 6 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के यूज होते हैं। तो अगर RQ हम निकालेंगे 1 आएगा, कार्बोहाइड्रेट का RQ 1 आता है। इसी तरीके से नेक्स्ट उसमें देखेंगे, मान लीजिए सक्यूलेंट प्लांट्स हैं जैसे ओपनशिया है, ब्रायोफिल्लम है, तो उस केस में जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो पार्शियली ऑक्सीडाइज होते हैं। फर्स्ट जो केस आपने देखा था वहाँ कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है कार्बोहाइड्रेट का, यहाँ पार्शियली ऑक्सीडाइज होने के कारण मैलिक एसिड और वाटर बनता है। तो अगर हम सर्कुलेंट्स के लिए RQ निकालेंगे तो 0 आएगी CO2 और 3 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के, यानी उसकी वैल्यू 0 होती है अगर सक्यूलेंट हैं उनके केस में RQ की। थर्ड केस है जब रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट प्रोटीन या फैट है, उस केस में RQ वैल्यू 1 से कम होगी। यहाँ आप देख रहे हैं फैट है ट्राइपामेटिन, जब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है CO2 रिलीज हो रही है, वाटर और एनर्जी। तो यहाँ फैट का RQ क्या है, कितने मॉलिक्यूल्स हैं CO2 के, 102 और ऑक्सीजन 145। यहाँ आप देख रहे हैं ऑक्सीजन ज़्यादा यूज हो रही है CO2 की अपेक्षा। फैट का जो RQ है वो 1 से कम आता है। फोर्थ केस है जब रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जो है ऑर्गेनिक एसिड हो, तो उस केस में RQ 1 से अधिक होगा। तो मैलिक एसिड का अगर हम RQ निकालें तो कार्बन डाइऑक्साइड के 4 मॉलिक्यूल्स निकलते हैं और 3 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के यूज होते हैं, उस केस में RQ की वैल्यू 1 से अधिक आती है। तो आज हमारा ऑब्जेक्ट है टू कंपेयर RQ ऑफ वेरियस सबस्ट्रेट्स विद द हेल्प ऑफ गैनोंग्स रेस्पायरोमीटर, यानी हम डिफरेंट सबस्ट्रेट्स का RQ कंपेयर करेंगे रेस्पायरोमीटर की हेल्प से। सबस्ट्रेट कार्बोहाइड्रेट है तो RQ की वैल्यू 1 आती है। शुरू में हमने एपरेटस को सेट कर ही लिया था और ग्रेजुएटेड ट्यूब में सैलाइन वाटर का इनिशियल लेवल यानी L1 नोट कर लिया था। अब 3-4 घंटे बाद वापस से सैलाइन वाटर का लेवल चेक करेंगे, हम देखेंगे कि लेवल में कोई डिफरेंस नहीं आता। फिर लेवलिंग ट्यूब में KOH डालते हैं तो ग्रेजुएटेड ट्यूब में सैलाइन वाटर का लेवल बल्ब की तरफ बढ़ जाता है और ये लेवल क्या है, L2। ध्यान रखिए KOH डालने पर लेवल में जो भी चेंज आता है वो हमेशा CO2 का वॉल्यूम होगा, यानी V यहाँ पर दिख रहे हैं आप, क्योंकि KOH CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो L2 में से जब हम L1 को माइनस करेंगे तो हमें ये CO2 का वॉल्यूम पता चल जाएगा जो कि V है। जर्मिनेटिंग सीड्स में रेस्पिरेशन होता है और CO2 रिलीज होती है, लेकिन अगर सैलाइन वाटर का लेवल 4 घंटे बाद भी नहीं बदला, यानी जितनी ऑक्सीजन यूज हुई बल्ब में से ग्रेजुएटेड ट्यूब के
ऊपर की तरफ जो खाली स्पेस है जहां एयर है उसे बराबर वॉल्यूम CO2 ने रिप्लेस कर दिया, यानी जितनी ऑक्सीजन यूज हुई उतना ही CO2 निकली। मान लीजिए ये वॉल्यूम 20 cc है, CO2 जो निकली है, रिलीज हुई है सीड्स में से, तो 20 cc है, तो L2 माइनस L1 20 आ जाएगा। उतनी ही ऑक्सीजन यूज हो गई तो ऑक्सीजन का वॉल्यूम भी 20 cc होगा। तो हमारा RQ क्या होगा, V बाय V, यानी 20 cc बाय 20 cc, यानी 1। तो इस तरीके से हम कार्बोहाइड्रेट का RQ निकाल सकते हैं और ये हमेशा 1 होता है। नेक्स्ट केस है जब सबस्ट्रेट फैटी एसिड या प्रोटीन है। फैटी एसिड के लिए आप मस्टर्ड के सीड, कैस्टर सीड्स ले सकते हैं, और प्रोटीन के लिए हम पल्सेस ले सकते हैं, चने ले सकते हैं। इस केस में जो एब्जॉर्ब्ड ऑक्सीजन है उसकी तुलना में जो रिलीज होने वाली CO2 है उसकी मात्रा कम आएगी, तो ऑक्सीजन अधिक यूज होती है और CO2 कम रिलीज होती है। तो इस बीच में एक वैक्यूम बनता है और इस वैक्यूम को पूरा करने के लिए सैलाइन वाटर का लेवल ऊपर आ जाता है। वैक्यूम क्रिएट होने के कारण जो लेवल है वो ऊपर चला जाता है, और ये जो लेवल बढ़ा हुआ है ये ऑक्सीजन की एक्सेस ऑक्सीजन, मतलब CO2 के अलावा कितनी अधिक ऑक्सीजन यूज हुई है उसको बताएगा। इसको इस तरीके से समझिए, मान लीजिए इनिशियल लेवल L1 है और 3-4 घंटे बाद जब हम एक्सपेरिमेंट को देखते हैं तो फाइनल लेवल L2 आता है। लेकिन जब हम KOH डालते हैं तो जो लेवल है वो L3 हो जाता है। L1 इनिशियल लेवल है, L2 फाइनल लेवल है, KOH डालने के बाद L3 आता है। ऑक्सीजन की वैल्यू क्या है, V1 प्लस V2, ऑक्सीजन अधिक यूज हुई है इसमें। KOH डालने के बाद जो भी डिफरेंस आता है लेवल में वो CO2 को बताता है। तो CO2 की वैल्यू क्या होगी, L3 माइनस L2, लेकिन ऑक्सीजन V1 प्लस V2 कह सकते हैं आप, या L3 लेवल 3 माइनस लेवल 1। ये वॉल्यूम बता रखा है सीसी में, तो आपको समझ में आ गया होगा। यानी RQ यहाँ पर क्या है, V2 अपॉन V1 प्लस V2, और V2 क्या है, वो वॉल्यूम जो KOH के डालने के बाद इंक्रीज होता है, ये CO2 है। KOH CO2 को एब्जॉर्ब करता है, तो KOH डालने पर जो भी वैल्यू आती है वो CO2 की होती है, तो ये V2 जो है वो CO2 का होगा। ऑक्सीजन का लेवल इन दोनों को V2 प्लस V1 दोनों वॉल्यूम को मिला करके होगा। अब मान लीजिए सबस्ट्रेट ऑर्गेनिक एसिड है, इनिशियल लेवल L1 है, 3-4 घंटे बाद L2 हो जाता है, यानी लेवल गिर जाता है। लेकिन जब हम KOH डालते हैं तो L3, ये लेवल और अधिक बढ़ जाता है। इस केस में एब्जॉर्ब्ड ऑक्सीजन की कंपैरिजन में जो रिलीज्ड CO2 है वो बहुत अधिक होती है। तो यहाँ आप देख रहे हैं ग्रेजुएटेड ट्यूब में अगर आप देखेंगे तो सैलाइन वाटर का लेवल पहले तो नीचे आया, फिर KOH डालने के बाद एकदम ऊपर आ गया। CO2 की मात्रा ये है V2 और ऑक्सीजन की मात्रा है V2 माइनस V1। जो एब्जॉर्ब्ड ऑक्सीजन है वो V2 माइनस V1 होगी। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर लेवल यही रहता तो CO2 और O2 बराबर होते हैं, लेकिन अगर लेवल ये गिर गया है इसका मतलब CO2 ज़्यादा निकली है तभी ये लेवल डाउन हुआ है। अगर हम L3 को L2 से घटाएंगे तो हमारा CO2 की वैल्यू आ जाएगी, और L3 को L1 से घटाएंगे तो हमारी ऑक्सीजन की वैल्यू आ जाएगी। तो हम स्टैंड में लगाते समय जो रबर ट्यूब यूज़ करते हैं उसको इस तरीके से सेट कर लें ताकि दोनों ट्यूब्स में लेवल, सैलाइन वाटर का लेवल एक सा दिखाई दे। जिस समय हम ग्रीन लीव्स यूज़ करते हैं उस समय रेस्पायरोमीटर को कवर कर लेना चाहिए ब्लैक पेपर से ताकि फोटोसिंथेसिस ना हो। जैसे ही हम एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं तो बल्ब में हम थोड़ा सा पानी डाल देते हैं ताकि जो कॉटन या फिल्टर पेपर हम उसके ऊपर रख रहे हैं वो गीला रहे, नमी बनी रहे पूरी। एपरेटस एयर टाइट होना चाहिए। जो भी लेवल चेंज होता है सैलाइन वाटर का डिफरेंट सबस्ट्रेट्स के साथ उसको केयरफुली नोट करना चाहिए। एक्सपेरिमेंट के लिए हमेशा भीगे हुए जर्मिनेटिंग सीड्स ही यूज़ करने चाहिए। यहाँ एक बात और ध्यान रखें कि एक्सपेरिमेंट करते समय जब हम सक्यूलेंट्स यूज़ करते हैं जैसे उपैशिया या ब्रायोफिलम यूज़ करते हैं तो RQ की वैल्यू अलग अलग कंडीशन में अलग अलग आती है।
क्योंकि दिन के समय इसमें सबस्ट्रेट ऑर्गेनिक एसिड होता है, लेकिन रात के समय डार्क फिक्सेशन या एसिडिफिकेशन होता है, तो स्टोमेटा ओपन होते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि कार्बोहाइड्रेट का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होने के कारण ऑर्गेनिक एसिड्स बनते हैं और ग्लूकोज से मैलिक एसिड बनता है। तो अगर हम रेस्पायरोमीटर के बल्ब को ब्लैक पेपर या कपड़े से ढक देंगे और एपरेटस को डार्क में रख देंगे तो RQ की वैल्यू 0 आएगी। तो आप दोनों तरीके से ही सक्यूलेंट्स को यूज करके एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।